दोस्तों, डॉक्टर मेहता क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम हमारे जो सिलेक्शन सीरीज चल रही है फिजिक्स की, उसके अंदर एक टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैं आपको शॉर्ट रिवीजन कराने जा रहा हूँ। लैब असिस्टेंट हो, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम जिसके अंदर आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक है, उसमें ये आपका जो मेरा शॉर्ट रिवीजन है वो बहुत काम आने वाला है। आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर वो सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, और उसको अगर आप ध्यान रखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो इसमें हम 1 2 3 करके पॉइंट्स स्टडी करेंगे। जैसे मैं आपको सबसे पहले पॉइंट बता रहा हूँ, Q बराबर मैंने कहा एन ए। बहुत सी बार यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर किसी एग्जाम के अंदर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी वायर में दे दिया जाए और उस पर कितना चार्ज है, या किसी भी सब्सटेंस पे चार्ज दे दिया जाए और उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, तो आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो E है उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम यूज करना है। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, क्लियर, ओके, तो आप यहाँ पर चार्ज बोलो पता लगा सकते हैं, और अगर आपको चार्ज गिवन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगा सकते हैं। यानी इस फॉर्मूले से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बस मिस्टेक क्या होती है कि स्टूडेंट को प्लस और माइनस के अंदर जब आपको आंसर करना होता है, स्पेशली जब आपको चार्ज पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या रिलीज किसी सब्सटेंस से बोलेगा, तो आपको वहां पर दो ऑप्शन मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ से सेम होंगे, बट एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि Q बराबर एन से आपको पहले मैग्नीट्यूड निकालना है, उसके बाद प्लस और माइनस का डिसीजन किस तरीके से करना है। अगर आपको लगता है कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो आपका चार्ज पॉजिटिव आएगा, या किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, या किसी बॉडी पर हमने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है, तो आपका चार्ज नेगेटिव आएगा। तो आई होप आपको फर्स्ट जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उससे दो वेराइटी के क्वेश्चन बन रहे हैं जो मैंने वर्बली बताया, और स्पेशली प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सेकंड पॉइंट, हमें कूलाम्स लॉ पता होना चाहिए। क्लियर, ओके, कूलाम्स लॉ के क्वेश्चन आते हैं। तो कूलाम का नियम जो है वो आपका क्या है, बच्चा बच्चा जानता है। बोलो F बराबर, बोलो क्लियर, प्लस माइनस के Q1 Q2 अपॉन मैंने कहा आर स्क्वायर। जब भी दो चार्ज, क्लियर, ओके, आर डिस्टेंस पे होते हैं तो उनके मध्य जो आपका फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम फोर्स कहते हैं। क्लियर, जो दोनों चार्ज के बोलो आपके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर जो के है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्लियर, ओके, इलेक्ट्रो मैंने कहा स्टैटिक कांस्टेंट, क्लियर, स्थिर वैद्युत की नियतांक है, ओके, जिसकी जो वैल्यू होती है स्थिर वैद्युत की, ओके, नियतांक इसको हिंदू में कहते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर, ओके, यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलाम स्क्वायर। क्लियर, ओके, उसके बाद आपको मैंने कहा कि ये जो आपका k है, क्लियर, वो 1/4πε0 के इक्वल होता है। यानी इसी हम जो हमारा कूलाम फोर्स है उसको हम इस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं कि Fc इज इक्वल टू Q1 Q2, क्लियर, ओके, डिवाइड बाई 4πε0 आर स्क्वायर। ओके, तो ये और ये सेम है। क्लियर, बस ये आपका ε0 यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्लियर, परमिटी, ओके, विटी, क्लियर, ऑफ फ्री स्पेस, यानी निर्वात की विद्युतशीलता के रूप में है, निर्वात की विद्युत, ओके, शीलता इसके फॉर्मेट में है, और वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के फॉर्मेट में है। और जो आपका एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू जो होती है वो भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो इस तरह से आपको मैंने कहा कि कूलाम फोर्स जो है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारी वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं, वर्बली देखते हैं। अगर आपको
आपको दो चार्ज की वैल्यू दे दी जाए, बीच की डिस्टेंस दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कूलम्ब फोर्स क्या होगा, वो कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर दो चार्ज है, उनकी बीच की डिस्टेंस दे दे और आपको बोले फोर्स m लगेगा, अब अगर f लगेगा और अगर आपको दोनों चार्ज वही रखे और बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दे, डबल कर दे, बोलो आपको कुछ भी चेंज दे, तो उसके अकॉर्डिंग आप फोर्स में चेंज बता सकते हैं। एक तरह का क्वेश्चन। उसके बाद आपको मैंने कहा कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो न्यूटन के एक्शन रिएक्शन लॉ, थर्ड लॉ को फॉलो करता है। यानी अगर आपको दो चार्ज दे दे और उनका वैल्यू और उनका बीटी की डिस्टेंस दे दे और एक दूसरे पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू पूछे, उसका रेशियो हमेशा 1:1 होगा। क्लियर? ओके। क्योंकि जब हम इस पे लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट करेंगे तो भी दोनों का चार्ज और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्स आएगा, इस पे करेंगे तो भी वही आएगा। ओके। उसके बाद आपको मैंने कहा कि छोटा सा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको पूछे जो कूलम्ब बल है, क्लियर, ओके, कूलम्ब बल का सदिश रूप, क्लियर, ओके, वेक्टर फॉर्म कभी पूछ ले, क्लियर, ओके, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म पूछ ले तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर एफ सी इज इक्वल टू प्लस माइनस के Q1 ओके Q2 अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, क्लियर, ये वेक्टर फॉर्मेट होता है, क्लियर। और यहाँ पर आर कैप जो होता है वो आर वेक्टर डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब हुआ कि कूलम्ब फोर्स का वेक्टर फॉर्म ये भी होगा प्लस माइनस के Q1 Q2। अगर मैं यहाँ पर आर कैप की जगह आर वेक्टर कर देता हूँ तो नीचे आर क्यू आ जाएगा। बस ये बात ध्यान रखना है कि हमेशा आर कैप अगर है तो नीचे आर स्क्वायर आएगा और अगर आर वेक्टर है तो आर क्यू आएगा। इस तरह से आपको मैंने कहा कूलम्ब फोर्स के बारे में मैंने बताया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कहा नंबर 3, क्लियर, यहाँ पर बोलो इंटेंसिटी, क्लियर, ओके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर, ओके। क्या बताना चाह रहा हूँ? विद्युत, ओके, क्षेत्र की तीव्रता। यानी अगर हम यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखें जिसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है या कोई भी फील्ड क्या होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें तो हम बोलते हैं किसी भी चार्ज के चारों ओर वो लो फील्ड जिसमें कोई अदर चार्ज फोर्स फील करता हो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर मुझे कभी ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करना हो तो मैं यही बोलूँगा किसी मास के अराउंड वह फील्ड जिसमें दो अदर मास जो है वो फोर्स फील्ड करता है उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अगर मुझे कभी मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना हो तो मैं यही बोलूँगा किसी मैग्नेट के अराउंड वो फील्ड जिसमें कोई अदर मैग्नेट फोर्स को फील करती हो। यानी सभी फील्ड को डिफाइन करने का एक ही तरीका होता है। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो मैंने कहा किसी चार्ज के अराउंड वो फील्ड जिसमें अदर चार्ज फोर्स फील करता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली उसकी जो वैल्यू है उसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से शो करते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्यू ई। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो ई बराबर क्या हो गया? एफ अपॉन क्यू। अगर आपको कभी पूछे कि इसकी यूनिट क्या होगी तो यूनिट ऑफ ई की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर न्यूटन अपॉन कूलम्ब हो जाएगा। अगर बात करें डायमेंशन, क्लियर, ओके, डायमेंशन ऑफ ई की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि ई बराबर क्या है? एफ अपॉन क्यू। तो फोर्स की डायमेंशन बच्चा बच्चा जानता है m1 l1 t-2 और क्यू की क्या होती है? at। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? m1 l1 ओके t-3 a-1 कभी भी हम निकाल के टिक कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये पता चला होगा। अगर आपको फोर्स और क्यू दे तो आप ई निकाल सकते हो, ई और क्यू दे तो फोर्स निकाल सकते हो। इस तरह से दो अगर फिजिकल क्वांटिटी दे तो थर्ड हम निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ओके, या चार्ज वाला है, उससे हम अगर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं इंटेंसिटी, तो यहाँ पर मैंने कहा कि आर दूरी, क्लियर, पर ओके बिंदु आवेश, क्लियर, बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज, क्लियर, ओके, पॉइंट चार्ज, क्लियर, के कारण, क्लियर, कारण मैं यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूँ, क्लियर, ओके। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ओके, तो ये पॉइंट चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पे अगर मैं यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूँ तो वो आता के क्यू अपॉन
आर स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो अब आपको पता है कि ये जो ई है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? तो इसकी क्या होगी, वेक्टर अगर क्वांटिटी है तो इसकी डेफिनेटली क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी, एक सदिश बोलो राशि है। क्लियर? और सदिश राशि होने की वजह से क्या होगा, इसकी डायरेक्शन होगी। तो ई की क्या होती है, दिशा। क्लियर? ओके, ई की अगर हम दिशा की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो आपको क्या पता होना चाहिए, जो प्लस क्यू ओके के कारण अगर हम प्लस क्यू के कारण देखें तो अपने से दूर। ओके, अपने से दूर। ओके, यानी आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में बोले तो रेडियली। क्लियर? ओके, आउटवर्ड। क्लियर? आउटवर्ड। ओके, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये प्लस क्यू है और इससे आर डिस्टेंस पे अगर ये पॉइंट है तो यहाँ पर डेफिनेटली ई ऐसे होगा। क्लियर? ये पी पॉइंट है तो ई पी ऐसे होगा। क्लियर? ओके, इसी तरह से माइनस क्यू के कारण जो है चार दो ही हो सकते हैं, या तो प्लस या माइनस। ये क्या होगा, अपनी और। क्लियर? ओके, अपनी और मतलब रेडियली। क्लियर? ओके, इनवर्ड। ओके, यहाँ पर मैंने कहा ये बोलो यहाँ पर आर डिस्टेंस पे है तो यहाँ पर जो आपका ई होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। आई होप आपको पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, उसकी डायरेक्शन प्लस माइनस वो आपको पता चल गया होगा। तो ये फोर्थ पॉइंट हमारे किस पॉइंट ऑफ से काम का है, अगर आपको कोई पॉइंट चार्ज दे दे और उससे आर डिस्टेंस की वैल्यू दे दे और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि के की वैल्यू तो आपको पता ही है, यहाँ पर हमेशा जब भी आएगा तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर यूज करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पॉइंट पे। क्लियर? ओके, और मैंने लिखा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? ओके, क्या लिखा बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, यानी 5E। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। क्लियर? इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बोलो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। क्लियर? ओके, मैंने कहा अदिश राशि। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो अगर बेस डिफाइन करने की बात करें तो हम कहते हैं कि अगर कोई आपका इलेक्ट्रिक ये कोई सरफेस है जो हम इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रखते हैं, तो उससे जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास आउट होती है उसी के नंबर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी हमने क्या देखा कि अगर जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्लियर, वो डेफिनेटली क्या होगा, आपका ई के इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिकॉज अगर जितने ज़्यादा बोलो आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास पास में होगी, तो उस सरफेस से ज़्यादा पास आउट होगी, तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। इसी तरह से मैंने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो आपका ट्रांसवर्स एरिया ऑफ सरफेस उससे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सरफेस का एरिया होगा उससे उतनी ज़्यादा क्या होगी, बोलो मैग्नेटिक फोर्स लाइन पास आउट होगी। तो हमने देखा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फिजिक्स कहता है कि दो वेक्टर के डॉट मल्टीप्लिकेशन से ही स्केलर मिल सकता है, यानी 100% इसका फॉर्मूला क्या हो गया, बी बोलो आपका ई ओके डॉट ए। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। और आप जानते हो फिजिक्स में डॉट का मतलब क्या होता है, कोस थीटा, और क्रॉस का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। और ए वेक्टर और बी अगर डॉट मल्टीप्लिकेशन है तो स्केलर आता है और ए क्रॉस बी से क्या आता है, वेक्टर आता है। क्लियर? आई होप आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक पढ़ ही नहीं सकते, जगह जगह पर काम आता है। तो यहाँ पर हमने देखा ये दो स्केलर है, तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को खोलूँ तो ई ए cos थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, आपको पूछा जाता है कि कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, तो वेरी सिंपल, आपको मैंने कहा यहाँ पर अगर यहाँ पर इफ मैंने कहा ई ओके पैरेलल टू ए। क्लियर? यानी मैंने कहा कि ऐसा कब होगा, जब हम क्या करेंगे कि इसको इस सरफेस को परपेंडिकुलर रखेंगे, तभी एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और ई तो ऑलरेडी इधर है। तो इस केस के अंदर ही क्या होगा कि आपका एंगल 0 होगा, क्योंकि यहाँ जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन ई वेक्टर और ए वेक्टर होता है। तो यहाँ पर कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा और ई ए के होगा। इसीलिए जब हम डिफाइन करते हैं तो इसी कंडीशन को लेके करते हैं। और दूसरा अगर मैंने कहा कि इफ़ आपका ई
परपेंडिकुलर टू ए या ए परपेंडिकुलर टू ई। क्लियर, यानी आपका ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर, और इसमें सरफेस जो है वो आपका ऐसे रख रखी है। क्लियर, ओके, तो आपको सरफेस जैसे ऐसे रखेंगे तो आपका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो। क्लियर, और ई में क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो इस केस में एंगल कितना हो जाएगा 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा मिनिमम, और वो क्या हो जाएगा 0। यानी आपने क्या देखा, अगर हम सरफेस को परपेंडिकुलर रखते हैं तो एरिया वेक्टर ई की डायरेक्शन में होता है। अगर सरफेस को हम अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बोलो पैरेलल रखते हैं तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बनने वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नंबर 6 पे। मैंने कहा यहाँ पर डाइपोल। क्लियर, ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर, क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत ओके द्विध्रुव। क्लियर, द्विध्रुव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि अगर मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड में इक्वल, क्लियर, और साइन में अपोजिट, और मैग्नीट्यूड में इक्वल साइन में अपोजिट, अगर दो चार्ज जो है वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे हो तो आपका उस आर बराबर क्लियर 2 है। तो इस ये जो मैंने बनाया है इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर, इलेक्ट्रिक ओके डाइपोल अपन ने क्या लिखा बोलो, मोमेंट, यानी विद्युत द्विध्रुव। ओके, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर, ओके, क्या लिखा है यहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है कि किसी भी डाइपोल के अंदर बोलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर जो आपका चार्ज है और बीच की डिस्टेंस है, उनके मल्टीप्लिकेशन को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। वेरी सिंपल, अगर आपको कभी भी किसी डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालना है तो आपको उसका चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, आपको डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये चार्ज ओके, और चार्ज ऑफ डाइपोल, और 2a का मतलब हुआ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। क्लियर, उसके बाद आपको मैंने कहा कि अगर हम इसकी यूनिट देखें, क्लियर, ओके, यूनिट ऑफ पी। क्लियर, तो वेरी सिंपल, यूनिट ऑफ अगर पी करेंगे तो यहाँ पर कूलाम इनटू मीटर हो जाएगा। क्लियर, ओके, उसके बाद अगर हम डायमेंशन, क्लियर, ओके, ऑफ पी देखेंगे, ओके, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चार्ज का तो क्या होता है 80, और आपका इसका हो जाएगा मीटर, तो क्या हो जाएगा m0 L1 बोलो T1 A1। ओके, और उसके बाद डायरेक्शन की बात करें कि भाई इसकी क्या डायरेक्शन होगी, दिशा की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, जो P होता है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। क्या होती है बोलो, क्लियर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर, यानी ऋणात्मक आवेश से बोलो धनात्मक, नेगेटिव टू क्या होती है पॉजिटिव। क्लियर, ओके, नेगेटिव टू क्या होती है पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसकी दिशा हमेशा क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर, ओके, अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जनरल नॉलेज हमने देख लिया, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। आपको इसके एक्सियल पॉइंट पर, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपको पूछा जाता है कि इसका बोलो डाइपोल मोमेंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर जो है बोलो 6 के बाद 7 में क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये एक डाइपोल है। क्लियर, ओके, ये सपोजेड मैंने कहा एक डाइपोल है। क्लियर, ओके, इस डाइपोल के ये जो आपका ये O है और ये मैंने कहा A है और ये A है, बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 2 है। क्लियर, तो यहाँ से आपको सपोजेड यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई एक्सियल पॉइंट है, ओके, उस पर अगर आपको पूछे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल बोलो एक्सिस पे, तो वो क्या हो जाएगा 2kp अपॉन आर क्यू, पूरे डेरिवेशन से आता है। और इसी तरह से आपको अगर इस पॉइंट पे पूछे, क्लियर, ओके, तो यहाँ पर जो आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जिसको हम इक्वेटोरियल या कह सकते हैं, वो आता है kp अपॉन आर क्यू। क्लियर, ओके, तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि अगर कभी भी आपको एक्सिस
क्लियर, और इक्वेटर अक्ष और निरक्ष का पूछे तो हमेशा उसका रेशियो 2:1 होगा। क्लियर, ओके। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, और अगर एंगल पूछे तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो इसमें क्या होता है, पी की डायरेक्शन भी इधर आती है, ई की डायरेक्शन भी इधर आती है, तो दोनों में एंगल जो होगा वो क्या होगा, 0। और इसमें क्या होता है, जब हम बात करते हैं तो ई की डायरेक्शन इधर आती है और पी की तो नेगेटिव पॉजिटिव इधर आती है, तो एंगल कितना हो गया, 180। आई होप मैंने 7 पॉइंट के अंदर आपको इसके अक्ष और निरक्ष पर बोलो आपका इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है और क्या एंगल बनता है वो मैंने आपको बताया। क्लियर, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर 8 पॉइंट। क्लियर, यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि बोलो यहाँ पर मैंने कहा फोर्स। क्लियर, ओके, फोर्स एंड टॉर्क। क्लियर, ओके, फोर्स एंड टॉर्क। क्लियर, ओके, ऑन डाइपोल। क्लियर, जो हमारा डाइपोल है उस पर आपका बल क्या लगेगा, बल आघूर्ण क्या लगेगा, यानी ये यूनिफॉर्म। क्लियर, ओके, यूनिफॉर्म क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर अगर हमने कोई भी डाइपोल रखा है तो आपका ये जैसे प्लस है और ये माइनस है, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो किसकी डायरेक्शन में होता है, ई की डायरेक्शन में होता है। क्लियर, ओके, यानी F बराबर क्यू ई, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर किधर होता है, अपोजिट होता है, F बराबर क्या होगा, माइनस क्यू ई। ओके, तो फोर्स में कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं टॉर्क की, तो आपको पता होना चाहिए टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और P भी एक वेक्टर क्वांटिटी, E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर, तो डेफिनेटली दो वेक्टर के बोलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही क्या मिल सकता है, वेक्टर। तो टो बराबर P क्रॉस बोलो E, P क्रॉस E, यानी आपको पता है क्रॉस का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर जो होगा, अगर मैं बात करूं कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इसी को क्या लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा। क्लियर, ओके, तो आई होप इस फॉर्मूले से हम सारी पोजीशन पे निकाल सकते हैं कि अगर डाइपोल को परपेंडिकुलर रखा तो क्या होगा, पैरेलल रखा तो क्या होगा, 30 पे रखा तो क्या होगा, 60 पे रखा तो क्या होगा, 45 पे रखा तो क्या होगा, सारे यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर, उसके बाद अगर आपको मैं कहूँ कि यहाँ पर नंबर 9 कि अगर इस डाइपोल को घुमाने में क्या गया कार्य। क्लियर, ओके, द्विध्रुव ओके को मैंने कहा घुमाने। क्लियर, ओके, में किया गया कार्य का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्लियर, ओके, तो मैंने कहा वर्क। क्लियर, ओके, इन बोलो रोटेशन। क्लियर, वर्क इन रोटेशन। क्लियर, ओके, वर्क इन रोटेशन। क्लियर, ओके, वर्क इन मैंने कहा रोटेशन। क्लियर, ओके, ऑफ डाइपोल। क्लियर, तो उस केस के अंदर जैसे आपको मैंने कहा कि ये यूनिफॉर्म। क्लियर, ओके, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर, ओके, और मैंने ये डाइपोल रखा है तो आपको सपोज दैट ये हमने प्लस क्यू किया और यहाँ पर क्या किया, ये माइनस क्यू किया। क्लियर, तो आपको पता है कि इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर लगेगा। अब अगर आपको मेरे को यहाँ वर्क कहाँ करना पड़ेगा, ये तो ऑटोमेटिकली घूमेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वर्क इसको अपोजिट इधर घुमाने के लिए करना पड़ता है, और वो वर्क पूरे डेरिवेशन के बाद आता है, और वो क्या होता है बोलो, इसका फॉर्मूला मैंने कहा यहाँ पर पी ई। क्लियर, और cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके, और जो थीटा 1 है वो घुमाने से पहले वाला कौन है, और थीटा 2 है वो घुमाने के बाद वाला कौन है। ओके, और आपको कोस साइन क्या आएगा, तो पता है ये दोनों वेक्टर है और ये एक स्केलर है, तो यहाँ पर कोस थीटा आएगा। मतलब पूरी फिजिक्स में ध्यान रखो, अगर आपको लगता है कि आउटपुट वेक्टर मिल रहा है तो उस फॉर्मूले में साइन आता है, और अगर आउटपुट अगर आपको लगता है स्केलर अदिश राशि मिलती है तो उस फॉर्मूले में कॉस आता है। क्लियर, तो यहाँ से हम घुमाने का काम कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हमेशा डाइपोल को जो भी एंगल लेते हैं वो ई से लेते हैं। क्लियर, ओके, तो उसके बाद अगर नंबर 10 पॉइंट देखें, एक होता है आपका रेखीय आवेश घनत्व। क्लियर, रेखीय आवेश घनत्व। ओके, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर, क्या लिखा मैंने, लीनियर बोलो चार्ज डेंसिटी। क्लियर, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और Q अपॉन L, यानी
किसी भी वायर की पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सरफेस ओके आवेश घनत्व, यानी मैंने कहा यहाँ पर ओके यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस क्लियर ओके चार्ज क्लियर डेंसिटी क्लियर ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और Q अपॉन ए, यानी बोलो पर ए किसी भी सरफेस के पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम क्या किससे शो करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसी तरह से एक होता है आयतन आवेश घनत्व क्लियर ओके। क्योंकि अभी मुझे आपको गाउस के एप्लीकेशन बताना है तो उनके अंदर इन वर्डों का यूज आता है, आयतन बोलो आवेश घनत्व क्लियर ओके। अगर हम यहाँ पर आयतन यानी वॉल्यूम ओके चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे क्लियर ओके, चार्ज डेंसिटी क्लियर, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और वो Q अपॉन V होता है। यानी मैंने कहा कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आई होप आपको पॉइंट नंबर 10 समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ लेमडा क्या होगा, आपको कूलाम पर मीटर। अगर यहाँ पर यूनिट ऑफ ओके सिग्मा की बात करेंगे तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर क्लियर। और अगर यहाँ यूनिट ऑफ रो की बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे क्लियर ओके, तो वो आपका कूलाम अपॉन मीटर क्यू हो जाएगा। अगर यूनिट पता है फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन भी निकाली जा सकती है। उसके बाद अगर हम पॉइंट नंबर 11 की बात करें तो वो क्या है, बोलो गाउस क्लियर ओके का नियम क्लियर ओके। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए जो गाउस लॉ है वो एक क्लोज सरफेस में ही लागू होता है। और गाउस ने कहा था कि किसी भी बंद प्लस के अंदर ओके अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसका जो आउटफ्लक्स होगा क्लियर वो हमेशा क्या होगा, उसके अंदर जो भी क्लोज सरफेस है उसमें जो टोटल चार्ज है क्लियर ओके और एप्सिलॉन नॉट क्लियर। तो यहाँ पर इसका मतलब ही होता है टोटल चार्ज क्लियर ओके, टोटल चार्ज क्लियर इन मैंने कहा क्लोज बोलो स्ट्रक्चर क्लियर, बंद संरचना क्लियर में उपस्थित कुल आवेश क्लियर, बंद मैंने कहा संरचना क्लियर ओके में उपस्थित कुल आवेश क्लियर ओके। ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये तो हम जानते ही है क्या होता है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्लियर, जिसकी वैल्यू 8 पॉइंट क्लियर 85 ओके इंटू 10 की पावर -12 होती है क्लियर, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 क्लियर ओके, कूलाम स्क्वायर और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर क्लियर ओके। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है और आपको पता होना चाहिए जो आउटफ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि डिपेंड करता है वो तो हमें दिख रहा है कि ओनली जो हमारी क्लोज सरफेस होगी उसमें चार्ज कितना उस पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो अगर किसी सरफेस के बाहर चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करता है, सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करता है ओके। मैंने कहा आपको आउट जो फ्लक्स है वो कभी भी आउटर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर डिपेंड नहीं करता है ओके। और शेप ऑफ बोलो आपकी क्लोज सरफेस पे उस पर भी डिपेंड नहीं करता, अंदर टोटल चार्ज कितना है उस पर डिपेंड करता है ओके। उसके बाद गाउस ने क्या किया, अपना एक थ्योरम दिया, क्योंकि गाउस ने 5 एप्लीकेशन दिए उनके लिए अपना एक थ्योरम दिया, तो जिसको हम पॉइंट नंबर 12 कह सकते हैं। और गाउस का प्रमेय क्लियर ओके, गाउस के प्रमेय की बात करें, गाउस थ्योरम की बात करें क्लियर ओके। तो गाउस थ्योरम जो दिया था वो एक्चुअली क्या था कि यहाँ पर ई बोलो डॉट डी ए क्लियर ओके, यहाँ पर ई डॉट ओके क्या कहना चाह रहा हूँ डी ए इज इक्वल टू बोलो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे बनाया होगा, तो गाउस ने कहा कि बोलो आपका जो आउटफ्लक्स होता है, एक फ्लक्स होता है वो ई डॉट ए क्लियर, एक तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और एक आपने कहा कि भाई ये गाउस ने क्या दिया था, अपना लो दिया था, तो इन दोनों डेफिनेशन और गाउस लो को मिलाया और ये अपना थ्योरम बना दिया क्लियर ओके। यहाँ पर जो ये आपको मैंने दिया है इसका मतलब हमेशा होता है एरिया क्लियर ओके ऑफ क्लोज बोलो सरफेस क्लोज स्ट्रक्चर क्लियर, जो भी बंद हम गाउसियन सरफेस होगी उसका एरिया यहाँ पर लेना होता है। अब गाउस ने क्या किया, अपना थ्योरम को यूज करके 5 एप्लीकेशन दिए क्लियर, और तो 5 एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 13 क्या बताना चाह रहा हूँ, एप्लीकेशन क्लियर ओके, एप्लीकेशन क्लियर ओके, एप्लीकेशन ऑफ
क्लियर, गाउस, क्लियर, ओके, गाउस लॉ, क्लियर। तो गाउस के नियम के कितने एप्लीकेशन है? 5 है। नंबर 1 पहला है, मैंने कहा यहाँ पर, ओके, बोलो चालक गोला, क्लियर, ओके, चालक गोला जो है, मैंने कहा कंडक्टर स्पेयर की बात करें, क्लियर, ओके, यहाँ पर कंडक्टर स्पेयर, ओके, चालक गोले की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जिसके अंदर चार्ज कहाँ है, केवल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसको हम बोलो आपका क्या कहते हैं, कंडक्टर स्पेयर, चालक गोला कहते हैं। ये सपोजेड उसकी रेडियस आर है, क्लियर। तो अब इसमें 3 पॉइंट हो सकते हैं जहां पर हमें आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ सकती है। नंबर 1 मैंने कहा इफ, क्लियर, ओके, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, यानी पॉइंट कहां पर है, बाहर है, तो ई आउट, ओके, क्या आएगा, बोलो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डेफिनेटली में यहाँ पर पॉइंट होगा तो यहाँ पर ये आर है, तो यहाँ पर करने के लिए मुझे एक गाउसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, तो आपका ये जो चार्ज है वो पूरा का पूरा सरफेस के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने कहा कि इफ आर बराबर आर, क्लियर, यानी मैं सरफेस पे ही निकालना चाहता हूँ, क्लियर, ओके, कहाँ निकालना चाहता हूँ, सरफेस पे ही निकालना चाहता हूँ, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, बोलो ई सरफेस, क्लियर, ओके, ई सरफेस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा, बोलो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर, नो प्रॉब्लम, ओके। उसके बाद यहाँ पर, क्लियर, हमने क्या देखा कि अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि पॉइंट का हो अंदर, क्लियर, ओके, यानी इफ, बोलो आर लेस देन आर, अगर अंदर पॉइंट होगा तो आपको पता है यहाँ कहीं भी पॉइंट होगा, क्लियर, ओके, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये जो हम सरफेस बनाएंगे उसमें चार्ज क्या होगा, बोलो इन जीरो, और चार्ज जीरो होगा तो ई इन भी क्या होगा, जीरो, नो प्रॉब्लम। हमने देखा जो पहला हमने एप्लीकेशन देखा है उसके अंदर 3 रिजल्ट निकलते हैं, आउटर, सरफेस और अंदर, क्लियर। इसी तरह से गाउस ने कहा कि अगर हमारा दूसरा एप्लीकेशन देखें जो किसके लिए है, बोलो क्लियर, आपका ए चालक, ओके, ए चालक गोले के लिए, क्लियर, ए चालक गोला, यानी मैंने कहा यहाँ पर नॉन कंडक्टर, क्लियर, क्या हो जाएगा, स्पेयर, क्लियर, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्लियर, ओके, यही डिफरेंस है दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं, क्लियर। तो ये सपोजेड आर रेडियस वाला है और ये क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर आर अगर ग्रेटर देन आर है तो सेम रिजल्ट मिलेगा, क्लियर, और वो क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर, नो प्रॉब्लम, जैसा हमने अभी पहला देखा। अगर मैंने कहा आर इक्वल टू आर है तो सेम रिजल्ट मिलेगा सरफेस पर, क्लियर, ओके, मैंने कहा ये ई सरफेस होगा, ओके, ये ई यहाँ पर सरफेस लिख रहा हूँ, ई सरफेस, क्लियर, ओके, और ई सरफेस जो होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, बोलो क्लियर, ओके, के क्यू अपॉन, मैंने कहा कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अंदर, क्लियर, तो इस बार क्या होगा कि अगर अंदर करेंगे तो अंदर डेफिनेटली बोलो आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर यहाँ भी पॉइंट लूँगा तो इस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो ये पूरे डेरिवेशन से अंदर जो आता है वो आपको के क्यू आर अपॉन, मैंने कहा आर क्यू, क्लियर, यानी जो अंदर होता है वो आपका क्या होता है, आर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर, ओके। यानी अगर हम इस वाले के अंदर अगर ग्राफ बनाते हैं, क्लियर, तो ई और हम आर में ग्राफ बनाते हैं तो इस वाले में क्या होता है कि आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, ये ई और आर में बनाएंगे तो ये आर बराबर आर है, तो अंदर तो क्या है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो आपका यहाँ पर ई इन तो क्या होगा, जीरो, तो इसका मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि ई आउट जो होगा वो डेफिनेटली आर स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अंदर भी है और बाहर भी है, क्लियर, तो डेफिनेटली यहाँ पर जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ई और आर में बनाएंगे, ये ई बराबर क्या है, आर, यानी सरफेस है, तो अंदर तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई होप आपको सेकंड एप्लीकेशन भी समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम थर्ड एप्लीकेशन देखें जो हमारा क्या है, बोलो चालक तार, क्लियर, ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा आपका वायर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका बोलो क्लियर, यहाँ पर एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है, बोलो एल है, ओके, और जिसमें चार्ज क्या है, क्यू है, और बोलो लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलो आपका क्या है, लेमडा। तो इसका डेरिवेशन के बाद जो ई आता है वो आता है 2k लेमडा अपॉन आर, क्लियर, ओके, 2
के बोलो लैम्डा अपॉन आर। यानी हमें क्या पता चला कि यहाँ पर जैसे जैसे आर हम बढ़ाएंगे, दूर जाएंगे, उतना ई कम होगा। तो यहाँ पर ई और आर में रिलेशन कैसा हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम इसमें ग्राफ बनाते हैं तो इसमें ग्राफ ई और आपका आर में कैसा ग्राफ आएगा, तो यहाँ पर ग्राफ आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह का आएगा। क्लियर। अगर आपको कहा जाए कि इतनी डिस्टेंस पर एक वायर के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, इतनी डिस्टेंस पे क्या होगी, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। बस करना क्या है, आपको E2 अपॉन E1 करोगे तो आपको R1 अपॉन R2 करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद अगर हम फोर्थ एप्लीकेशन देखें तो फोर्थ एप्लीकेशन है हमारा चालक पट्टिका। क्लियर। ओके। अगर चालक पट्टिका की बात करें, क्लियर, सीट की बात करें, क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से ये सीट होगी जिसमें चार्ज कहाँ पर होगा, ओनली कहाँ पर होगा, सरफेस पे होगा। क्लियर। ओके। ये क्यू चार्ज है और ये बोलो एरिया इसका ए है और यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोजेड सिग्मा है। तो पूरे डेरिवेशन से इसका जो ई आता है, क्लियर, वो आता है बोलो क्लियर। ओके। यहाँ पर ई आता है वो क्लियर 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। यानी इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि इसका जो ई होगा, क्लियर, वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, आर पे डिपेंड ही नहीं करता है। क्लियर। ओके। इसका मतलब चाहे मुझे आर डिस्टेंस पे पूछे, 2r डिस्टेंस पे पूछे, कहीं भी पूछे, हमेशा क्या होगा, बोलो यहाँ पर कांस्टेंट ही होगा। ई और आर में अगर ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा ही आएगा। और उसके बाद अगर हम फिफ्थ एप्लीकेशन देखते हैं तो फिफ्थ एप्लीकेशन किसकी है, बोलो चालक। ओके। मैंने कहा पट्टिका की। क्लियर। ओके। यानी अचालक पट्टिका का मतलब हो गया नॉन, मैंने कहा कंडक्टर सीट। क्लियर। ओके। तो अगर हम उसके अंदर क्या होगा कि चार्ज पूरी सरफेस पर होगा और कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर। इस बार चार्ज जो होगा वो क्या होगा, पूरी सरफेस पे होगा। क्लियर। ओके। और इसमें भी ये आपका क्यू चार्ज है, ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है और इससे हम कितनी भी डिस्टेंस पे पूछते हैं तो आर डिस्टेंस, तो इसका जो आपका डेरिवेशन के बाद ई आता है वो हमेशा क्या आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी उससे हाफ आता है। तो आई होप इसके अंदर भी ई जो है वो आर पे डिपेंड नहीं कर रही है। यानी अगर मैं इसमें भी ग्राफ बनाऊंगा तो डेफिनेटली ई और आर के अंदर ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो आई होप आपको मैंने गाउस के 5 एप्लीकेशन बताया। दोस्तों मैंने टोटल आपका लगभग यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 से 16 पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक का हर वो एक चीज़, 13 पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक का हर वो फॉर्मूला जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं मैंने आपको रिवाइज किया है। आई होप आप आधे घंटे के अंदर टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। बोलो ये आपको जो मैंने रैपिड फास्ट तरीके से सारे फॉर्मूलों को एक बार फास्ट रिवाइज किया है वो आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस सिलेक्शन सीरीज से जुड़िए, आपको डेफिनेटली लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके दोस्तों।